आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स 910 फाउंडेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ एक महीने से सीएचएस की तैयारी कर रहे थे। तेजस बैच के अंदर कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चे थे और प्रहार बैच के अंदर हमारे मैथ्स और बायो स्ट्रीम के वाले बच्चे थे। आज कॉमर्स बैच का पेपर हो चुका है। पेपर को मैंने देखा और मैं अब आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। सारे सब्जेक्ट जो पेपर 100 के 100 सवाल हैं उसके आंसर की भी मैं बताऊँगा, सॉल्यूशन भी बताऊँगा और ये भी आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो पेपर एक नॉर्मल लेवल का आया था और डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। इवन सोशल साइंस में ज़्यादा पोर्शन आपको इस बार इकोनॉमिक्स से देखने को मिला है। मैथ्स सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखने को मिला है। क्लास 10th के इकोनॉमिक्स से देखने को मिला है। इंग्लिश और हिंदी जिस तरीके का आता है वैसा ही आया है। मैथमेटिक्स डिसाइड करने जा रहा है कि इस बार कॉमर्स में किसका सिलेक्शन होगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग एक एक करके सवाल देख लेते हैं और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहला ही सवाल जो दिया गया था ये एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नंबर 56 हम मैराथन में किए हुए थे। एकदम सेम टू सेम सवाल कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। और यहाँ पर भी वही सवाल पूछा गया था कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। यानी आपसे कह रहा है कि 2 पाई आर जो है वो 4a के बराबर है। तो बताइए पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ से r और a में रिलेशन निकालेंगे। r की जगह यहाँ रख देंगे 2, तो r बराबर हो जाएगा 2a अपॉन 22/7। तो ये 7 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ कट जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 7a/11। अब यही पुट कर दीजिए इसमें, तो पाई की जगह आप रखेंगे 22/7 और यहाँ लिखेंगे 7a/11 इंटू 7a/11 अपॉन में हो जाएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर से ये a और a कट जाएगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, 11 से ये 11 दूना 22 हो जाएगा और 2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा और 14/11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे वहाँ पर हमने 14/11 आंसर पे क्लिक किया था, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए 14/11 पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एक सेकेंड, एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज ध्यान से इस चीज को सुन लीजिएगा। एक गूगल फॉर्म दिया गया है, एक गूगल फॉर्म दिया गया है, वो सारे बच्चे भरेंगे ना, जो बच्चे आर्ट स्ट्रीम के हैं, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, चाहे मैथ्स के हैं, चाहे बायो के हैं। हर दिन जब हम सॉल्यूशन कराएंगे तो उसमें मैं वो गूगल फॉर्म दूंगा, उसको भर दीजिएगा। वो हम किस लिए भरा रहे हैं, ताकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हम सही जांच पाए ना। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भरेंगे उतना ही आपको सही अनुमान लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा। अगर मान लो हमारे पास 20 सीट है और मेरे इस गूगल फॉर्म को 20 बच्चे ऐसे भरते हैं जो 85 से ऊपर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाएगा कि भाई 85 से नीचे वाले तो बच्चे अपना आराम से अपना मूव कर जाएंगे और 85 के ऊपर वालों का चांस रहेगा। तो वो आप सभी लोग गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। किसी भी डेटा का मिसयूज नहीं किया जाएगा। जो भी डेटा आपसे मांगा गया है उसका कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं होगा, यानी आपको कॉल करके परेशान नहीं किया जाएगा, ना ही किसी प्रकार के एडमिशन के लिए आपको फोर्स किया जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करके वो डेटा आप मुझे सबमिट करोगे तो आप निश्चिंत रहना, ठीक है। तो गूगल फॉर्म प्लीज जरूर भर देना, इस चीज का ध्यान रखना। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी क्वेश्चन, जहां पर आपको दिया गया था कि a की वैल्यू ये है, an की वैल्यू है, sn ये है, n निकाल लीजिए। आपके sn के फॉर्मूले पर बहुत सारे सवाल हम लोग क्लासेस में करते हैं इस तरीके के, तो वहाँ वही सवाल था कि sn बराबर हम यूज कर लेंगे n/2 a प्लस an। तो यहाँ पर SN कितना हो गया, 399 हो गया। n हमें निकालना है n/2, a की वैल्यू हमने मान ली 1 और ये हो गया 20 an, तो 21 और ये हो गया आपका 399 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 21 बराबर n होगा। काट दीजिए, 7 × 21, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 से काटिए, 3 × 3 = 3, 9 × 27, n की वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गई। तो 38 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के एक सवाल आपको क्लासेस में भी करवाए गए हैं, आपके प्रैक्टिस सीट में भी डाली गई है, तो कोई समस्या इसमें नहीं होगी। अगला सवाल एकदम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है, अलग अलग तरीके के इस पर सवाल कराए जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप ये सोच के कभी भी नहीं करना है कि इस बैच में वही सवाल करवा दिए जाएंगे। इस बैच में आपको वो सारी चीजें सिखा दी जाएंगी जिससे आप सवाल एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। तो जो बच्चे मेरे साथ 1-1.5 महीने लग के किए होंगे मेहनत, डेफिनेटली उन्हें एग्जाम हॉल में ये महसूस हुआ होगा कि हाँ सवाल करने के लायक हम हैं, क्योंकि सवाल बहुत टफ नहीं पूछा गया था। जैसे क्या पूछा गया था कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ रहा है। यानी आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है -1, यानी ये किसके बराबर होता है -b/a के बराबर। ठीक है, तो पुट कर लीजिए -1 बराबर -b, यानी माइनस ऑफ 2a - 3 अपॉन a की वैल्यू a + 1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा तो -a - 1 = -2a - 3। -2a को इधर करेंगे तो ये -a + 2a हो जाएगा और -3 इधर +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास a बराबर -2। तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, ये कितना होता है c/a होता है। तो c कितना है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 3a + 4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है a + 1। अब a की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा -6 + 4 अपॉन -2 + 1 यानी -1, यानी -2 अपॉन -1 यानी आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब बताओ, अब कोई बच्चा स्कूल में भी पढ़ाई कर रहा होगा ना, स्कूल के टीचर भी अगर उसको पढ़ाया होगा तो जरूरी नहीं कि बैच में नहीं रहा होगा तो वो नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा किसको नहीं लगाने आता है भाई, सब कोई लगा लेगा। ठीक है, तो जो बच्चे कल परसों मैथ्स का पेपर देने वाले हैं या जिस दिन आपका मैथ्स का पेपर देने वाला है वो अपना थोड़ा देख लो कि मैथ्स का सवाल कैसा आ रहा है। बहुत इजी सवाल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पूछा गया था कि दो टॉप ऑफ 2 पोल्स ऑफ द हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय ए वायर। मतलब मान लो एक 16 मीटर का मैंने टावर खड़ा कर दिया, एक 10 मीटर का खड़ा कर दिया, तो यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दूंगा तो ये ऊपर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 मीटर और ये 10 के बराबर होगा। ठीक है, कह रहा है कि कनेक्टेड बाय ए वायर इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी वायर 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, देन द लेंथ ऑफ द वायर, ये L पूछ रहा है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लगाएंगे 6/L = sin 30 लगा देंगे। इजी क्वेश्चन। तो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो L बराबर हो जाएगा 12। तो बहुत ही आसान सवाल ये पूछा गया था, सभी बच्चे कर लिए होंगे। इस तरीके के बहुत अलग अलग टाइप के हमने मैराथन में भी क्लासेस किए थे और क्लासेस में भी करते हैं। ये बहुत एक आसान सवाल पूछा गया था कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, ये इजीली कर लेंगे बच्चे कि c/s लिखेंगे, s/c लिखेंगे, 1/s लिखेंगे, ऊपर हो जाएगा c² + s² अपॉन sc अपॉन 1/s, s से s कट दिया, ऊपर 1/c ही बच गया। 1/c यानी 1/1/2, यानी आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इजी था। अब इस तरीके के साइन थीटा की वैल्यू tan थीटा पर हमने अलग टाइप के सवाल किए हुए हैं अपनी क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूंगा तो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो। मैराथन में यही सेम सवाल हमने किया हुआ था, एकदम सेम सवाल, बस डेटा चेंज है। सेम तरीके से करेंगे भी कि अगर P पॉइंट आपका -3,2 है और Q पॉइंट, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया मैं आपको पढ़ा दिया, मैं भाई सब टीचर पढ़ाएगा ना, ये तो पढ़ाना ही होगा ना, सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो सवाल वैसा ही आता है, मैं बार बार कहता हूँ घबराया मत करो, बस y एक्सिस पास कर रहा है तो 0, y होगा, k/1 मान लेंगे, k × 5 5k - 3 अपॉन k + 1 बराबर 0 रख देंगे, तो 5k - 3 बराबर 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3/5, तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये एकदम समझ लीजिए CBSE 2025 का सवाल पूछा गया है। CBSE 2025 में सवाल पूछा गया था और वो यहाँ पर भी पूछ लिया गया कि दो फ्रेंड हैं जो कि सन 2000 में पैदा हुए हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव डिफरेंट बर्थडेज। अच्छा, इसमें मुझे एक कंफ्यूजन, हाँ नहीं कंफ्यूजन भी वो खत्म हो गया, क्योंकि ये 2000 साल की बात कर रहा है, तो 2000 साल पता है क्या होता है, लीप ईयर होता है। 2000 साल क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो अगर 2000 साल लीप ईयर है तो एक दिन ऐसा होगा कि सेम होगा दोनों का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जो होगा वो 1 - P ऑफ E होगा। तो P ऑफ E कितना होगा 1/366 होगा ना, क्योंकि 2000 साल में 366 दिन हो गए, तो इसका आंसर होना चाहिए 365/366। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। ये तो सवाल मैं कितनी बार कराता हूँ, बहुत इजी सवाल है। एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 130 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच में 130 डिग्री का एंगल है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई, यानी इन टेंजेंट्स के बीच का एंगल। यही सवाल यहाँ किया था कि 110 है, तो बताइए यहाँ कितना हो, ये मैराथन का सवाल है। ठीक है, तो 130 से 50 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी सवाल था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर तो हमने बहुत अच्छे लेवल का सवाल किया हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसके रेडियाई ए और बी है और ए बड़ा है, तो ये ए वाला मान लो और ये बी वाला मान लो। कह रहा है कि दैट लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर। मान लो ये लार्जर टच करा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये मान लो बी हो गया, ये ए हो गया, इसको एक्स मान लिया, तो एक्स निकल नहीं जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा √a² - b², और इसी का ये दुगना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2√a² - b², यानी ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अगला सवाल
ये तो बहुत इजी सवाल था, एकदम डायरेक्टली मैंने क्लास में करवाया हुआ। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल, द एंगल ऑफ द एलिवेशन। तो यहाँ पर ये चीज दिया गया है कि पोल 6 मीटर लंबा है, पोल 6 मीटर लंबा और ये 2√3 का कास्ट कर रहा है शैडो। तो ये थीटा बता दीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन। तो 6/2√3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हो गया 2 3 6 यानी tan थीटा बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। √3 यानी 60 डिग्री वाला होगा, tan 60 यानी 60 डिग्री आंसर हो जाएगा मेरे भाई। किसी को कोई डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा, हो सकता है मैं कोई एरर करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई एरर कर रहा हूं मैं। चलिए, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में लिखवाता हूं भाई, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, याद रखिए 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है, इसका एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। अब इससे इजी सवाल क्या पूछा जा सकता है, एक फ्रैक्शन है जो 1/3 बन जाता है जब 1 को सब्सट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर से, एंड 1/4 बन जाता है जब 8 को ऐड किया जाता है डिनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन बताया, फ्रैक्शन पर मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम करवाया हुआ हूं। तो यहां पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, x बाई, अगर y में फ्रैक्शन मानता हूं तो x 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x - 1 अपॉन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, एंड x अपॉन y प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 1/4। दोनों सॉल्व कर लो, 3x - 3 इज इक्वल टू y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। y की जगह ये पुट कर दो, 4x इज इक्वल टू 3x - 3 प्लस 8, x बराबर 5 हो गया। अगर x की वैल्यू 5 हो गया तो y की वैल्यू कितने है, 5 × 15 - 3 यानी 12, 5/12 आंसर होना चाहिए मेरे भाई। आप वेरीफाई भी कर सकते हो इसको। अगला सवाल कि 1 इज रूट ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये इस तरीके के सवाल हम लोग कहते हैं कि अगर x = 2 इसका रूट है तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। ये क्लासेस में किए हुए सवाल है। 1 अगर इसका रूट है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a + 3 बराबर 0, यानी 2a बराबर -3, यानी a बराबर कितना आ गया -3/2 आ गया। ठीक है भाई। b इस वाले में भी रखेंगे तो 1 + 1 + b बराबर 0, तो b बराबर कितना आ गया -2 आ जाएगा। अब a × b कर लेंगे, -3/2 × -2, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कितना आ गया 3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत प्यारा सवाल था। इस सवाल को बहुत सारे बच्चे गलती किए होंगे। देखने में बाई क्वाड्रेटिक लग रहा है, ये मैं अपनी क्लासेस में भी करवाता हूँ, अपने फाउंडेशन के बच्चों को भी मैंने क्लासेस में भी करवाया हुआ है सवाल। ये मेरे हमारे मॉड्यूल में ये सवाल दिया गया है। इक्वेशन ऑफ दिस हैज, अब देखो ये बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्या इसके 4 रियल रूट्स होंगे, ये चेक करना होगा। तो इसको चेक करने के लिए x² बराबर t मानेंगे, तो ये हो जाएगा t + 1 का होल स्क्वायर माइनस t बराबर 0, तो ये हो जाएगा t² + 1 + 2t माइनस t बराबर 0, तो ये हो जाएगा t² + t + 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर d की वैल्यू जब निकालोगे तो b² यानी 1 - 4 आ जाएगा, ये -3 आ रहा है, d आ रहा है निगेटिव, यानी इसी की वैल्यू क्या आ रही है, नो रियल रूट्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि x भी क्या होगा, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर कोई भी आपको क्या है, रियल रूट्स नहीं मिलेगा, तो आंसर इसका नो रियल रूट्स होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे। बहुत आसान सवाल पूछा गया है भाई, ग्राफ पर प्लॉट करिए, पेरीमीटर निकल जाएगा, जबकि हमने डिस्टेंस फार्मूला पर बहुत सवाल टफ भी किए हुए हैं। एक ओरिजिन पे है 0,0, दूसरा आपका 3,0 है, और तीसरा आपका 0,4 है। तो मेरे भाई ये आपका 3 यूनिट हो गया, ये आपका 4 यूनिट हो गया, और ये 5 हो जाएगा, तो 5 4 9 3 12 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी इजी क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला पर डायरेक्टली सवाल पूछा गया। सेक्शन फार्मूला पर आप बहुत सवाल किए हुए हैं। p कोऑर्डिनेट दिया गया है 9, अच्छा सॉरी p कोऑर्डिनेट ये होगा जो इसको डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड कर रहा है इसको 9a - 2 और -b पर, और इसका a कोऑर्डिनेट है 3a + 1 -3, और b कोऑर्डिनेट है इसका 8a 5 है। क्लियर है जी। इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करें तो 3 × 24a, एक सेकेंड, 24a + 3a + 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9a - 2, तो ये हो जाएगा 24 3 27a + 1 इज इक्वल टू 4 9 36a - 8, तो 36a इधर आएगा तो कितना आया, उसको उधर भेज देते 9, और ये हो जाएगा 9 7 16 9a, तो a की वैल्यू तो 1 आ जाएगी मेरे भाई, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 1 केवल और केवल आपके इस ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाना है। हालांकि b भी निकाल लेंगे, b कैसे निकलेगा, 3 × 5 = 15 -3/4 इज इक्वल टू -b, 15 में 3 क्या 12, 12/4 यानी -3 + 3 बराबर -b, b बराबर -3 हो जाएगा। तो 1, क्या हो जाएगा, -3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई सबको। 17वें सवाल पर आएंगे। ये इस तरीके का सवाल देखो, डायरेक्टली मैं अपनी क्लासेस में 2-3 सवाल करवाया था और बताया था बच्चों को कि ये बहुत अच्छा सवाल होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं।
50 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको 80.4 दिया गया, बट लेटर पता चलता है कि भाई जो 96 था वो मिसरीड कर दिया गया एज ए 69, यानी कम जोड़ा गया, यानी ये जो मीन दिखाई दे रहा है आपका कम है। क्यों? क्योंकि आपने 96 की जगह 69 ही जोड़ा था। तो कितना आपको जोड़ना था? ज्यादा। अब मतलब 27 आपका और कम हो रहा था, तो 27 50 के अकॉर्डिंगली एवरेज कितना बढ़ेगा? 27 बटे 50 कर लीजिए, 5 पचे 25, 5 चौका 20, यानी ये 0.54 आ जाएगा। तो 80.4 में 0.54 ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 94। तो 80.94। यहाँ पे देखो इसी तरीके का ट्रिक भी बताया हुआ था मैंने, एक तो लॉन्ग मेथड बताया था, एक ट्रिक भी बताया था। 80.94। क्वेश्चन नंबर 18, जब मैराथन हम कर रहे थे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ही हमारा मैराथन का यही था, एकदम सेम सवाल। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का हमने क्या किया था? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का किया था। ठीक है, तो यहां पर भी आप क्या कर लोगे? 3 5 7, सेम डिफरेंस वाला सवाल है। 3 5 7 9 का वो निकालोगे एलसीएम, 3 एकम 3, 5 7 3, फिर 3 5 और 7 आ जाएगा। तो 7 पचे 35, 35 थे 105, 105 थे 315 हो जाएगा। अब 315 से क्या करोगे? सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करके देख लोगे कि भाई कौन सा सबसे डिविजिबल होगा। तो 3 बार जाएगा 15 ते 45, 3 तरीके 9, 5 4 9, 4 5 9 49, एक बार जाएगा 315, 5 4 9 3, और ये हो जाएगा 234, यानी 234 ज्यादा है, अदरवाइज ये कट जाता। तो इसमें से घटा देंगे 234 को, ये 5, ये 6 और ये हो जाएगा 7, 9765 क्या होगा? 3 5 7 9 से डिविजिबल होगा, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर होगा। इस तरीके के सवाल क्लास में कराए जाते हैं आपको। अब कह रहा है कि डिफरेंस जो है वो सेम है, 3 में से 1 घटाओगे 2, 5 में से 3 घटाओगे 2, 7 में से 5 घटाओगे 2, और 9 में से 2 घटाओगे 2। तो यहाँ भी 2 घटाना होता है, और ये आंसर आएगा 9763। अगर इसे कंफ्यूज करना होता तो 9767 भी आंसर ऑप्शन देता ना, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये मेरे भाई एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी रियल नंबर, एनसीईआरटी का सवाल है भैया। कितने बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सीबीएसई के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत इंक्लूसिव है, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 1 3 2 5 3 7 4 9 5, फिर 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 5 3 3 2 बार जाएगा क्योंकि 9 है, और 5 जाएगा और 7 जाएगा। आप कर लीजिएगा, ये मुझे 7 2 दूना 4 दूना 8 24 24 72 72 72 सते 72 सते 7 दूना 14 7 सते 49 49 एक 50 5, और 5 से करोगे 5 चौका 20 5 पच्चीस 25 2520 इसका आंसर आता है। कई सारे बच्चों को तो आंसर याद होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। अब ये कोई सवाल था यार पॉलिनोमियल का, ये एकदम सेम सवाल हमने क्लास में किया हुआ है। x - 1 से डिविजिबल है, तो यार फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंगली p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? p ऑफ 1 इसका 0 हो जाएगा। तो 2 + 3 - 2 + k बराबर 0। तो 2 से 2 कट गया, k की वैल्यू -3। अरे कुछ तो टफ सवाल डाल दिए होते भाई, 1 2 तो टफ सवाल डाल दिया होता। तो मैंने सिंगल सवाल टफ नहीं था, सारा सवाल पढ़ाया हुआ आया था अभी, जबकि मैंने अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करवाया है, क्योंकि मैं मैथ्स के अकॉर्डिंगली करवाता हूँ जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये मैथ्स में आपके 20 में से कितने सही हो गए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। इसके बाद बाकी तो सोशल वाले सर करवा देंगे आपको, हिंदी का भी करवा देंगे और सोशल का भी करवा देंगे। मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश का आंसर की टिक करवा दे रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश के टीचर अवेलेबल नहीं है, तो मैं आंसर की टिक करवा दे रहा हूँ, आप भी ला लीजिएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ी होगी तो बताइएगा। जस्ट अ सेकंड। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला है ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट से है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का आर होगा इसका। 10 किलोमीटर इज लॉन्ग डिस्टेंस है इसका। A lot of people is attending the meeting। कुछ गड़बड़ होगा तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, मेरी अंग्रेजी कमजोर है। इसका वेरी हैप्पी होगा, इसका अवॉइड्स द मेन टॉपिक होगा, इसका ग्रो होगा। एक्सपेंड का मतलब ग्रो, थोड़ा बहुत अंग्रेजी ठीक ही है जी। डिस्पेटेड का मतलब ब्रोकन डाउन होता है। अच्छा, प्रूडेंट का मतलब होता है, प्रूडेंट का क्या पूछ रहा था? करेक्ट दैट इज अपोजिट टू द वर्ड। अच्छा, प्रूडेंट का अपोजिट पूछ रहा था, तो प्रूडेंट का अपोजिट साइड केयरलेस है, और फ्रूगल का अपोजिट साइड वेस्टफुल है। 3 सेम चीजें ढूंढनी थी आपको। अगला सवाल है इसका बर्निंग हो जाएगा, अगले सवाल का ऑफ हो जाएगा,
अगले सवाल का ही वॉज मेड द, मैं थोड़ी अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ही वॉज मेड द कैप्टन ऑफ द टीम, टीचर अवेलेबल नहीं है ना। सी अक्ष आई वॉज गोइंग, ये हो जाएगा। और इसका एडवर्ब हो जाएगा, इसका कैटोग्राफर हो जाएगा, ये मुझे आता था। आई वाला डी ऑप्थेमोलॉजिस्ट। विच वर्ड इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ गया भैया, दिस। बीवेयर ऑफ द डॉग्स, और क्या, बीवेयर ऑफ डॉग्स। माइग्रेट, और इसका है आपका हु क्लाइम्ड, ठीक है। हिलरी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु क्लाइम्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश हो जाएगा, मैथ हो गया। आपको सर आपको सोशल साइंस और हिंदी करा देंगे। सेकंड कहाँ से है, इक्कीस से होगा ना, यहाँ से। चलिए सर को मैं भेजूं। ठीक, तो करें कि एमएनसी क्या होता है, ठीक है ना। करें कि एमएनसी सेटअप क्यों करते हैं, आप बताओ। जो आप मैगी खाते हो वो क्या इंडिया की कंपनी है, नहीं ना। कम से कम इंडिया से वो मतलब 2-3 हज़ार से ऊपर प्रॉफिट उठाती है मैगी वाली जो कंपनी है। ओके, ध्यान दो। तो एमएनसी किस लिए बनाते हैं हम लोग, एक्सपेंड करने के लिए ना, क्या करने के लिए, एक्सपेंड्स मार्केट एंड अर्न मोर प्रॉफिट। जितनी भी एमएनसी है उसका मेन एम यही होता है ना, चाहे आपका डोमिनोज वाला हो, चाहे मैगी वाली हो, चाहे कार की कंपनियां हो, उन सब का मेन एम क्या होता है, अधिक से अधिक कंट्रीज में अपना फैलाएंगी मार्केट और प्रॉफिट जनरेट करेंगी। भाई प्राइवेट कंपनी का मेन काम ही होता है प्रॉफिट जनरेट करना, कोई दिक्कत। अगला देख लो, करा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, हैज़ बीन एक्सेलरेटेड बाई इंप्रूवमेंट इन, किससे हो जाएगा भाई, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। किससे हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यदि बात करते हो आप ग्लोबलाइजेशन की, यानी माल यहाँ से वहाँ ले जाना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, चाइना से आपको अमेरिका ले जाना है, तो क्या जो अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो ही माल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा पाएगा, जल्दी जा पाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको इंडिया से, ठीक है ना, दुबई में भेजना है मटर, क्या भेजना है, मटर भेजना है आपको। ओके, तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा, ओके, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या होगा, रास्ते में ही खराब हो जाएगा। या तो बाई एरोप्लेन भेजेंगे हम, ओके, बात समझ आ रही है ना। सब मिला क्या अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कोई समस्या, आगे देख लो। करें कि स्मॉल जो है ना शॉपकीपर एंड डेली वेजेस लेबर्स यूजुअली वर्क इन, किस में होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आपको पता है ना, जो ठेले वाले हैं वो आपको रसीद दे रहे हैं क्या, पूरी सब्जी मंडी, जितनी अभी बड़ी बड़ी मंडियाँ होती हैं, सब्जी मंडियाँ, वो सारी क्या होती हैं, अनऑर्गेनाइज होती है ना। करोड़ों का बिजनेस होता है, चाहे आपकी फल की मंडी हो, चाहे सब्जी की मंडी हो, चाहे ठेले पर से सामान जो बिकते हैं, या नज़दीक दुकानदार होते हैं, वो आपको पक्का बिल नहीं देते हैं ना। ये सारा क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पता है आपको ये बात। आगे देख लो, कह रहा है कि टर्सरी सेक्टर कौन सा है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। सर्विस सेक्टर क्या होता है, बैंकिंग, पता है ना, बैंकिंग क्या है, टर्सरी सेक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। क्यों, जितने सर्विस सेक्टर होते हैं, जैसे टीचिंग, हॉस्पिटलिटी, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, बैंकिंग, सारे क्या है, टर्सरी सेक्टर हैं। अगला देख लो, कह रहा है कि मनरेगा, मनरेगा को तो मैंने कई बार बताया था, ठीक है ना, जी राम जी, क्या नाम बोलते हैं, जी राम जी ना, वीबी जी राम जी, ओके, विकसित भारत जी राम जी। हमने इस पर डिटेल में काम किया था, कई बार मैंने आपको समझाया था ये बात। अच्छा, जितने लोग भी ऐप वाले बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे सारी बात ना। आगे देख लो, कह रहा है कि यूएनडीपी की बात हो रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस डज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना। क्या होता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। किस पे फोकस होता है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे और पर कैपिटा वाला इनकम पे। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसमें जो इधर वाला पेज है, इधर वाला, उसमें नीचे दिया हुआ है ना। आगे देख लो, कह रहा है कि रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट कब आएगा, कैसे आएगा। रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा भैया, यदि इरिगेशन बढ़िया हो जाएगा तो जिस इलाकों में जिस जमीन पे खेती नहीं हो पा रही है वहां भी खेती हो पाएगी। और आपको पता है ना, इंडिया में आज भी, ठीक है ना, सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से। सोचो,
इंडिया के जीडीपी में भले कंट्रीब्यूशन किसका हो, टर्सरी सेक्टर का, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में कौन सा है, आज भी प्राइमरी सेक्टर है। ओके, तो क्या हो जाएगा, डेवलपिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। ओके, अगला देख लो, कह रहा है कि फास्टेस्ट जो है ना ग्रोइंग हुआ है कौन सा सेक्टर जो है ना रिसेंट ईयर में। यदि मैं बात करूं तो बड़ी बड़ी जायंट कंपनी हमारी कौन सी हैं, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो जायंट कंपनियां हैं, ठीक है ना। किस सेक्टर में है, टर्सरी सेक्टर में। जितनी आईटी कंपनियां हैं, ये हमारे बड़े बड़े बैंक हैं, जैसे एसबीआई, एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है भाई, ठीक है ना, बात में आ रही है। ओके, एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, ये सारे किस में आएंगे, टर्सरी सेक्टर ना, किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर। ओके, फास्टेस्ट ग्रोइंग वाला वही है। आगे देख लो बेटा, कह रहा है कि फिनिश प्रोडक्ट कौन बनाएगा, फिनिश प्रोडक्ट्स कौन बनाएगा, फैक्ट्री बनेगा ना। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, सेकेंडरी सेक्टर में। एग्जांपल सुन लो, यदि कपड़े बन रहे हैं, कपड़े बन के तैयार हो जाते हैं फैक्ट्री के अंदर, फिनिश प्रोडक्ट हो जाता है, बस बेचने वाला काम टर्सरी सेक्टर में होता है। ध्यान दो, यदि आपको क्या किया गया, मान लो कोई कंपनी है, ठीक है ना, जैसे पीटर इंग्लैंड वाली कंपनी है, आदित्य बिरला वाली, ठीक है ना, वहां सारे कपड़े बन गए, तो सारे सोचो मतलब कहाँ से कॉटन आया, कॉटन से पूरा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो गया, कंप्लीट प्रोडक्ट कहाँ बन गया, सेकेंडरी सेक्टर में ही कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाता है, बस उसको बेचने वाला काम टर्सरी में किया जाता है। ओके, आगे देख लो, कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट, यानी बात कर रहा है डीडी की, ठीक है ना। आप लोग जो है ना डीडी कम इस्तेमाल किए हो, मेरे जमाने में स्कूलों की फीस, ठीक है ना, यानी कॉलेज की फीस डीडी से होता था, हम लोग जाया करते थे। सोचो काउंसलिंग होती ना आईआईटी जेई की मेन की, ठीक है ना, तो पहले डीडी में होता था 15,000 का डीडी, डिमांड डिपॉजिट, ओके, किसी और के नाम पे, बात समझ रही ना। तो पहले अधिक लोग डीडी का काफी इस्तेमाल किए हैं। क्या होता है, डिपॉजिट विड्रॉल एनी टाइम, ठीक है ना, करेंसी की तरह है, बात समझ आ रही है ना, जैसे कैश होता है ना उसकी तरह एकदम फास्ट काम करता है डीडी। ओके, आगे देख लो, कह रहा है कि जो है ना एमएनसी जो है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ये बात कर रहा है कारगिल फूड्स की। ये कहाँ की कंपनी है, यूएसए की। कहाँ की कंपनी है, यूएसए की है। इस पे काम करता है एडिबल ऑयल पे। ओके, अरे यही वो कंपनियां है ना जो डालडा बनाई। ओके, हमारे देश में डालडा कहाँ था पहले। ओके, आगे देख लो, एन एग्रीमेंट विच जो है ना लेंडर सप्लाइज टू बोरो विद द मनी गुड्स सर्विसेज। अच्छा ध्यान दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है, लोन एक तरीके से। ओके, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आप क्या मान लो, समझ लो अपने दिमाग के अंदर, लोन। कोई डाउट, आगे देख लो। अच्छा, क्या पूछ रहा है, द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन, क्या हो जाएगा इसका, ग्रेट सेग्रीगेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। ओके, कह रहा है कि जो ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है, ठीक है ना, जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉर एग्जांपल एप्पल के फोन इंडिया में बनने शुरू हो गए, तो कहाँ बनते हैं, तमिलनाडु में बनते हैं। तो जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा उससे क्या होगा उस केस में, ठीक है ना। ओके, प्रोडक्शन एंड मार्केट बढ़ेगा ना। ओके, कोई समस्या, कोई समस्या, क्या हो जाएगा, ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है ना ये हो जाएगा। अगला देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज प्रोवाइडिंग डेटा रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कौन देता है भैया, एनएसओ। कौन देता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, एम्प्लॉयमेंट का डेटा कौन देता है, एनएसओ। क्लास में मैंने पढ़ाया था ये क्वेश्चन, ध्यान रहेगा। आगे कर लो, वाई आर डिमांड डिपॉजिट कंसिडर्ड मनी। मैंने आपको पहले क्या बोला था कि पहले जमाने में बड़े बड़े कॉलेज सारे पेमेंट, या फिर सोच लो काउंसलिंग जहां होती थी, सब लोग पेमेंट किस में लेते थे, डीडी में, डिमांड डिपॉजिट के अंदर ही। ओके, क्या होता है, दे कैन बी यूज टू मेक पेमेंट। किस काम आते थे वो, पेमेंट करने के काम आते थे। कोई डाउट, आगे देख लो, व्हाट इज इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मनी पेड ऑन लोन। ये मैंने क्लास में कराया है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने किस में कराया है, आपका जो मैराथन क्लास हुआ था
उसमें मैंने आपको कराया था कि बैंक्स पैसे कैसे कमाते हैं, लोन्स के थ्रू ही कमाते हैं, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। ओके, आगे देख लो, व्हाट इज द मेन एम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका एग्जांपल भी मैं करा चुका हूं ना, याद है, बांग्लादेश वाला जो बैंक रहता है। ओके, किस काम आता है? टू हेल्प, ठीक है ना, पीपल गेट लोन्स। मैंने क्या समझाया था आपको, याद है ना? 50 औरतें हैं, ठीक है ना, 5,000 भी इकट्ठा करती हैं तो इतने पैसे इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें से किसी को लोन दे सकते हैं वो लोग। याद है, मैंने समझाया था इस तरीके से। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे इस एग्जाम के लिए, यानी सब मिला करके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। कौन सा? सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला। ओके, आगे देख लो, कह रहा है कि कंज्यूमर राइट की बात हो रही है। वो किस लिए होता है? ठीक है ना, राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए ही होता है। कंज्यूमर राइट्स होते क्यों हैं? कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए ही होते हैं। ओके, पता है ना कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को ना। ओके, याद रहेगा आपको, 1996 में हुआ था ना कंज्यूमर राइट डे, याद है आपको? कह रहा है कि ISI मार्क क्यों होता है? ओके, क्वालिटी एंड सेफ्टी के लिए ना। किसके लिए होता है? क्वालिटी एंड, ठीक है ना, क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए होता है। मान लो कोई बिजली का सामान ले रहे हो, उस पर ISI मार्क नहीं रहेगा, जल्दी जल सकता है, झटका मार सकता है, करंट मार सकता है। ओके, ध्यान रहेगा आपको। कर रहा है कि द राइट टू स्पीक। ओके, ये किस में आता है? मीन्स, ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट टू, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देख लो, वाई डिड इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, लिबरलाइज ट्रेड रेगुलेशन इन 1991। मैंने आपको वो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, याद है? LPG रिफॉर्म। क्या पढ़ाया था? LPG रिफॉर्म। LPG रिफॉर्म पढ़ाया था मैंने आपको। ओके, इसके लिए क्या हुआ था, मेन बात क्या था इसमें? गवर्नमेंट वांटेड, क्या चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है ना, वेस्टर्न प्रोड्यूस टू इकोनॉमी टू कम्पीट। हाँ, क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर टू compete in the world market। क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट वांटेड इंडियन प्रोड्यूसर टू compete in वर्ल्ड मार्केट। ओके, अगला क्वेश्चन कर लो। कोपरा, कोपरा किससे रिलेटेड है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। किससे रिलेटेड है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। ये तो फुल फॉर्म वाला ही है। नेशनल कंज्यूमर कोर्ट इज लोकेटेड, ध्यान दो, जितने भी बड़ी इस तरह की चीजें हैं, कंज्यूमर कोर्ट हो गया, उन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? दिल्ली। जब भी आपको हेडक्वार्टर ना समझ में आए और ऑप्शन दिल्ली दिया हो, आप उसको मार के देखो आंसर जो है ना, आप मान के चलो ना कि 70 से 80% केस में वही सही होगा। मैंने क्या बोला? जब भी आपको किसी का हेडक्वार्टर पूछे और ऑप्शन में दिल्ली या नहीं दिल्ली ऐसा दिया हो, 70 से 80% केस में वही सही होता है। ओके, वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली, आपको पता ही है। कर रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। नाम क्या है उसका? WTO। पढ़ चुके हैं ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO पढ़ चुके हैं। ओके, अच्छा, किसका डोमिनेंस है इसके अंदर? वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस है ना। WTO के अंदर किसका डोमिनेंस है? वेस्टर्न कंट्रीज का, ओके, डोमिनेशन है। वोटिंग राइट्स उनकी अधिक होती है ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं उनकी क्या होती है? वोटिंग राइट अधिक होती है WTO में। आगे देख लो, बात कर रहा है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। क्या होता है भैया? इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस, ठीक है ना, कंट्रीज। कोई समस्या? इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस कंट्रीज। आगे देख लो, कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सप्रेसिव ऑफ, क्या लिखा है? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। अच्छा, कर रहा है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात कर रहा है, जो है ना, कौन सुपरवाइज करता है? कौन सुपरवाइज करता है किसको? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को। कौन है? एक ही तो है, RBI। कौन है? RBI। RBI जितने आपके बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जितने भी बैंक्स हैं, उन सबको क्या करता है? वो सुपरवाइज करता है। ओके, रेगुलेट करता है। बात समझ आ रही है ना? ओके, आगे कर लो। अच्छा, RBI क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट का बैंक बोलते हैं ना। ये कभी RBI से आप लोन नहीं ले सकते हो, ना ही उसमें आप अकाउंट खुला सकते हो RBI में। वो किसको लोन देता है? बैंकों को लोन देता है RBI, और बैंकों से आपको लोन मिलता है। बात में आ रही ना, यानी बैंकों का बैंक है RBI। ओके,
आगे देख लो, कर रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। ओके, इन इंडिया क्या आंसर हो जाएगा, कंज्यूमर फोरम्स। कंज्यूमर फोरम्स का केस कर दो आप, कंपनी डर जाएगी। मान लो कोई आपके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया है, ओके, आप बस धमकी दे दो कि भैया हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, वो हो सकता है कि आपके पैसे लौटा दे। बात में आ रही है। अच्छा, यदि बैंक का कोई फ्रॉड हो जाए, आप उसे धमकी दो ओम्बड्समैन बैंक का। किसका धमकी दोगे, ओम्बड्समैन बैंक का, तो बैंक के जो फ्रॉड होते हैं वो सही हो जाएंगे। बात में आ रही है ना। तो बैंक के फ्रॉड को कम करने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम लोग, ओम्बड्समैन बैंक का। और ऐसे मान लो कोई और केस होता है तो क्या यूज करते हैं, कंज्यूमर फोरम्स का। अच्छा, बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई, ध्यान है ना आपको ना। आगे देख लो क्या बोल रहा है ये, व्हाट इज द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट दे रिसीव। बैंक क्या करेंगे, जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, बैंक क्या करते हैं, उसको लेंडिंग करते हैं, लोन देते हैं। क्या करते हैं, लेंड मनी टू पीपल, लोन दे देते हैं भैया, लोन। पैसे की लेंडिंग करना ही क्या होता है, जो है ना, लोन देना। ओके, वो हमसे को लोन देंगे, हमसे पैसे ले रहे कितने पे, 2.5% पे। सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। यदि फिक्स डिपॉजिट की बात करोगे तो भी कितना हो जाता है, 5.5 या 6% के आसपास। लेकिन लोन कितने में मिलता है, मैंने बताया था आपको ना, पर्सनल लोन 14%, एजुकेशन लोन 16%, होम लोन 8 से 9%। आगे देख लो, कर रहा है कि बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। ओके, क्या हो जाएगा इसका, लॉ एंड ऑर्डर। क्या हो जाएगा आंसर, लॉ एंड ऑर्डर। कोई समस्या। अगला देख लो, एचडीआई, सारी दुनिया को पता है एचडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा ना पूरे आपकी क्लास में जिसका ये कुछ गलत हो गया हो, पॉसिबल ही नहीं है, सबने पढ़ा है इसको। ओके, कह रहा है कि एवरेज इनकम क्या होता है, सबको पता है, ठीक है ना। ओके, डिवाइडिंग टोटल इनकम बाई पॉपुलेशन, डिवाइडिंग टोटल इनकम बाई पॉपुलेशन। अगला देख लो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट कहां पे, याद रखो क्या दिया है, रूरल एरिया। किसकी बात कर रहा है, रूरल एरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, ध्यान रहेगा। आगे देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल। बिल्डिंग है, व्हीकल है, ठीक है ना, डिपॉजिट विथ बैंक्स है, सारे हैं। आप कभी बैंक के अंदर अपना क्या करवा लो, एफडी करवा लो, उसके बिहाफ पे आपको लोन मिल जाएगा। ध्यान दो, आपको मान लो बैंक में एफडी है 10 लाख की, ठीक है ना। यदि आपको लोन चाहिए तो बैंक वाला तुरंत लोन दे देगा आपको, कहेगा एफडी मत करवाइए, ठीक है ना, हमसे लोन ले लीजिए। कितने परसेंट पे, 10% पे आपको लोन दे देंगे। एफडी में आपको पैसे कितने इंटरेस्ट मिल रहे हैं, भले मान लो आपको इंटरेस्ट मिल रहे हैं कितने, 6%, लेकिन सर आप एफडी मत तोड़वाइए, ठीक है ना, हम आपको लोन दे देंगे 10 लाख का, ठीक है ना, 10% के ब्याज पे। बात समझ में आ रही है। ओके, तो डिपॉजिट इस बैंक पे मिलते हैं। अच्छा, व्हीकल पे मिलता है, कार लोन पे जब लेते हो ना तो आप लोन नहीं चुकाओगे, कार को लेके चले जाएंगे सब। ओके, बिल्डिंग्स पे होता ही है, होम लोन पे। बात समझ में आ रही है ना, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला देख लो क्या हो जाएगा, आपको बात कर रहा है कि मेजर बेनिफिट टू एमएनसी की बात कर रहा है, बार बार एमएनसी की क्वेश्चन आया ना बहुत सारे। ओके, वर्क ऑन द ज्वाइंट प्रोडक्शन विद द लोकल कंपनी। क्या हो जाएगा, एमएनसी शेयर्स इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द लोकल गवर्नमेंट। यदि याद करो केस कौन सा, मारुति सुजुकी का केस है, क्या है, हीरो होंडा केस है। हीरो बनाती साइकिल, बाद में होंडा कंपनी आ गई। ओके, होंडा कंपनी कैसी है, एमएनसी कंपनी है, टाई अप किया उसने, हीरो होंडा बनी बाद में, 2 अलग अलग कंपनी बाद में बन गई। बात में आ रही है ना। तो जब ये एमएनसी आती हैं बाहर से, ओके, जब टाई अप करती हैं तो यहाँ के क्या लेके आती हूँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती है ना। उससे क्या होगा, उनका मार्केट बढ़ जाएगा, काम फास्ट होगा। देखो लोग क्यों लेके आते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्यों लेके आते हैं, इससे क्या होता है, उनका काम क्या होता है, फास्ट हो जाता है। ओके, बात में आ रही है ना। जापान में ऐसा होता था, हर 5 साल में फैक्ट्री को चेंज कर दिया करते थे, हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आया करते थे। आपको ध्यान नहीं होगा, पहले ना कार बनने में बहुत समय लगता था, बाद में एक कंपनी है फोर्ड करके कंपनी है कार की, वो टेक्नोलॉजी लेके आई, असेंबली साइकिल को उसने अलग तरीके से बना दिया। जैसे कार के ना पहले
पूरा कार एक बार में तैयार होता था। अब क्या होता था, सारे पार्ट्स अलग अलग तैयार होते थे, अब बाद में उसकी असेंबली करनी शुरू हो गई। असेंबली लाइन किसने बिछाई थी? फोर्ड कंपनी ने। तो नई टेक्नोलॉजी लेके आई, इस तरह क्या हो गया, कार बहुत फास्ट बनने लगे। ओके, और प्राइस कम हो गए थे। बात में आ रही ना? यदि नई टेक्नोलॉजी पे नहीं लेके आओगे तो आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एमएनसी शेयर इट्स क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द लोकल कंपनीज। तभी तो हीरो जो है ना, सोचो हीरो साइकिल बनाने वाली कंपनी, टेक्नोलॉजी किसका लिया? होंडा का। और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी है ना हीरो। आगे देख लो क्या हो जाएगा, रमेश गिफ्ट द चेक ऑफ कितना 1 लाख टू सुरेश। ये क्या है? टाइप ऑफ क्या है? ये क्या है? डीडी है ना। ओके, डिमांड डिपॉजिट है। आगे देख लो, नीति आयोग हमने क्लास में कर चुका है ना, क्या हो जाएगा इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है? एक थिंक टैंक है। क्या है? थिंक टैंक है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये क्या सिर्फ थिंक टैंक है। थिंक टैंक है जो सोचता है कि अगले 5, 10, 15 साल में इंडिया किस तरीके से डेवलप करेगा। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? हमारे कौन? पीएम। ओके, और वाइस चेयरमैन कौन थे? याद है? सुमन बेरी ना। आगे देख लो, कह रहा है कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन सा हो जाएगा आपको? ये आपका हो जाएगा मनी लेंडर। क्या हो जाएगा? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन सा हो जाएगा? मनी लेंडर हो जाएगा। आगे देख लो, विच अमंग द फॉलोइंग इशूज करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अपना कौन सा है? आरबीआई। आगे देख लो, कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कौन सा है? ये तो मैंने मैराथन में भी कराया था ना। कौन सा हो जाएगा? टिस्को, पता है सबको ना। बाकी सारी कंपनियां क्या हैं? ओके, कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सबसे आगे है? सारी दुनिया को पता है, केरला है ना। हमने इससे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इस वाले पे। मेनली जो चार्ट नहीं दिया आपकी बुक में, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें चार्ट दिया ना, उसमें यही तो है, बिहार है, ये केरला है, हरियाणा वाला केस है। याद है ना? कंपेयर करता है हरियाणा को और केरला को कि भैया हरियाणा पर कैपिटा इनकम में आगे है, तब भी एचडीआई में नीचे क्यों है? याद है ना? क्योंकि क्या था हरियाणा के अंदर? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या तो बहुत हाई था ना। ओके, यानी हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं था, भले पर कैपिटा इनकम में अच्छा था। कौन सा? केरला से। कौन? हरियाणा। ध्यान रहेगा आपको। अगला क्या हो जाएगा? मे पर किस कारक के चिन्ह होता है? सबको पता है ना किसका होता है? अधिकरण। कोई डाउट? मे पर किस में आता है? अधिकरण। जब मैंने आपको समास पढ़ाया था तभी मैंने आपको सारे लिखवाए थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से। ओके, ध्यान है। तो मे और पर किस में आता है? अधिकरण में आता है। देवनागरी लिपि सबको पता है ना, ब्राह्मी लिपि से आया, सबको पता है ये बात तो। ओके, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? सबको पता है। कौन सा? ब्राह्मी। कह रहा है कि ये त्रयोदश लिखा हुआ है। ओके, काउंटिंग वाला आ गया ना। सॉरी, त्रयोदश मतलब क्या हो जाएगा? 13। क्या हो जाएगा? 13। पूछ रहा है तद्भव। क्या पूछ रहा है? यहाँ पे तद्भव लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा। क्या लिखा है? तद्भव लिखा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ओके, कह रहा है कि अन्न उपसर्ग जो है ना किसमें प्रयोग नहीं हुआ है? मैंने आपको बताया था ना उपसर्ग और प्रत्यय वाला कमाल। उसको ब्रेक करने पे ना शाब्दिक अर्थ बनने चाहिए, मतलब कुछ मतलब होना चाहिए। यदि तुम इसको ब्रेक करोगे ना, ओके, अन और जान तो कुछ मतलब बनेगा, लेकिन अनुराग में ऐसा नहीं हो पाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है ना, नहीं, तो अनुराग हो जाएगा। बाकी समय बन जाएगा ना, अन पढ़ पढ़ का भी मतलब होता है, होनी का भी मतलब होता है, लेकिन अनुराग वाले केस में ऐसा नहीं हो पा रहा है। आगे देख लो, शिवालय। मैंने एग्जाम्पल भी इसको कराया है। ओके, आप जितने लाइव क्लास वाले बच्चे होंगे उन सबको पता होगा ना, मैंने एग्जाम्पल के अंदर भी इसको पढ़ाया। शिवालय, शिव का आलय, ये एग्जाम्पल मैंने लिया था। ये क्या हो जाएगा? संबंध। शिव का आलय, संबंध तत्पुरुष। कह रहा है कि मैच दो कॉलम कर लीजिए। यथानुसार, यथा क्या आ गया? अवयव आ गया। क्या आ गया? अवयव आ गया ना। ओके, तत्पुरुष नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अवयव हो जाएगा। कह रहा है दोपहर, काउंटिंग आ गई ना, दोपहर क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। कह रहा है कि राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण द्वंद्व हो जाएगा। दशानन, ये सही है ना। दशानन क्या हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा। सर इसमें काउंटिंग आ रही दशानन। ध्यान दो, जब भी बहुब्री आएगा तो वही जीतेगा हमेशा, चाहे आपका द्विगु हो चाहे कर्मधारय हो। ठीक है ना। ओके, यदि बहुब्री आ गया, इसका अर्थात क्या होता है? रावण ना। बहुब्री में क्या होता है? ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा होता है, किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं ना। ओके, बात समझ आ रही है ना। रावण की ओर इशारा हो रहा है यहाँ पे, दशानन सही है ना। केवल फोर्थ। आगे देख लो, कह रहा कि सरला, कह रहा कि प्रविशेषण पढ़ा है ना हमने। विशेषण जब पढ़ा था, क्लास देखना ऐप पर,
उसमें क्या पढ़ा है हमने, प्रविशेषण भी पढ़ा है, ठीक है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सरला बहुत गोरी है, क्या हो जाएगा, बहुत लग जाएगा ना, क्या हो जाएगा, बहुत। अब खुद देखो ना, जो बच्चा मान लो हिंदी नहीं पढ़ा है, इसको पढ़ा भी नहीं है, रख के देखो यही बनेगा ही बनेगा। जो बच्चा नहीं पढ़ा है, मान लो प्रविशेषण नहीं जानता है, भाई छोड़ो क्यों, रख के देख लो ना कौन सा बन रहा है। ओके, उसका भी हो जाएगा। आधे बच्चे तो वैसे ही किए होंगे। कह रहा है कि राघव, क्या हो जाएगा, राघव के बिना मैं वहां नहीं ठहरूंगा, क्या आंसर हो जाएगा, राघव के बिना। कई बच्चे, मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही किए होंगे, उन्होंने वैल्यू पुट करके देखा होगा, सर किसी सेंटेंस अच्छा लग रहा होगा, टिक मारा होगा, तभी उनका भी सही हो गया होगा। आगे देख लो, तुमसे बहुत अच्छा काम किया, तो सर तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो क्या करेंगे हम, शाबाशी देंगे ना, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। आगे देख लो, देखो ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, मतलब उसको हिंदी नहीं आती है, उसका भी सही हो गया। जैसे आप लोग इंग्लिश कैसे करते हो, ग्रामर, आधे लोग ना बच्चे इंग्लिश ग्रामर कैसे करते हैं, रख के देखते हैं, सर अच्छा लग रहा है तो ये सही है, उनका सही हो भी जाता है, ठीक है ना। ओके, उनको ग्रामर नहीं पता होता है, जनरली कोई रूल्स नहीं पता होते हैं, लेकिन बचपन सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, मतलब ना, तो उनको एक आइडिया वगैरह रहता है कि नहीं सर ये ही ठीक होगा, यही लग ही रहा है। ओके, जो बच्चा नहीं पढ़ा वो भी कर लिया होगा ये तीनों क्वेश्चन, तो ध्यान दो। कह रहा है कि इसमें कौन सा होगा, विराम चिन्ह जो है ना, इसमें चुनिए कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपका इसका, ठीक है ना। ओके, उन्होंने रोककर पूछा मोर के बच्चे कहाँ हैं, कह रहा है कहाँ, तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा ना, क्या आएगा लास्ट में, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तुम डबल क्योट्स डाल दो, आपका आंसर कौन जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा ना। ओके, अच्छा यहां पे ये कुछ ऐसा होगा ना, रुक जाओ एक मिनट, ठीक है ना, ये यहां पे ऐसे आएगा ना। देखो यहां पे उन्होंने रोककर पूछा, डैश यहां आएगा, और यहां से कॉलम लगेगा ना, ये डैश लग जाएगा, यहां मोर के बच्चे कहाँ हैं, कहाँ, ये लग जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आगे देख लो, कह रहा है कि सर ये बताइए मैच दो कॉलम करना है, हम कर लेंगे मैच दो कॉलम। कह रहा है, क्या बोल रहा है कि यह किसकी पुस्तक है, देख लो किसकी पुस्तक है, प्रश्नवाचक है, सबको पता है। कह रहा आज धूप निकलने की संभावना है, भैया संभावना दिखा रही है, क्या हो जाएगा इनका, संदेहवाचक। और 9 वर्ष मंगलमय हो, इनकी इच्छा है, इच्छावाचक हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। कोई समस्या, आगे देख लो, ये आ गया ना कौन सा, लेखक और उनकी रचनाएं। मैंने आपसे बार बार कहा था, जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको ध्यान होगा कि भैया प्रेमचंद जी को बिल्कुल मत छोड़ना, क्यों, वो बनारस के ही हैं और आपका एग्जाम बनारस में ही हो रहा है, तो प्रेमचंद जी का हर चीज पढ़ के जाना था। ओके, तो ध्यान दो, गोदान किसने लिखा है, प्रेमचंद जी ने लिखा है, महादेव वर्मा ने नहीं लिखा है, इन्होंने तो गिल्लू लिखा था ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा गया, गलत मिलान पूछा गया ना। अगला देख लो, कथा सम्राट किसको कहा जाता है भैया, प्रेमचंद जी को। भाई आप लोग सब लोग ध्यान रखो, जिनका आगे भी है मैथ साइंस, इनका भी है, यदि उनके में हिंदी तो आ ही रहा है, ठीक है ना, तो आप प्रेमचंद जी को बिल्कुल इग्नोर मत करना। कह रहा कि चरण कमल बंदो हरि राई, ये आगे ना डैश वाला मैंने आपको समझाया था, किसमें आता है ये, रूपक में ना, किसमें आता है, इसमें क्या होता है, रूपक में क्या होता है, उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता है, क्या होता है, उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता है, याद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है ना, मेरा बच्चा जो है ना राम के समान नहीं है, राम ही है, डायरेक्ट क्लेम है ना। उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप होता है, रूपक। ओके, आगे देख लो, कह रहा है कि कौन सा भिन्न है, ये जो भाई लोग हैं अपने, कौन से तीनों लोग हैं, ये बात करते हैं कृष्ण भगवान की, ये बात करते हैं राम जी की, जय श्री राम। ओके, तुलसीदास की भाषा कौन सी है, अवधी है ना, बस कवितावली को छोड़ करके। ओके, आगे देख लो, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं, 13 कितनी होती हैं, 13 होती है ना। मैंने आपको पढ़ाया ना, दोहा, सोठा, चौपाई, छंद पूरा पढ़ाया है मैंने, बहुत से छंद पढ़ाया है, आप ऐप पे देखे ही होंगे, मतलब जो है। ओके, आगे देख लो, कह रहा है कि हिंदी का प्रथम
समाचार पत्र कौन सा है, ठीक है ना, उद्दंड मार्तंड वाला, ये वाला है, कौन सा हो जाएगा? के बच्चे गलती से बनारस अखबार मार दिए होंगे, ठीक। ओके, आगे देख लो, रीतिकाल को और क्या बोलते हैं? रीतिकाल को क्या बोलते हैं? श्रृंगार काल। मैंने आपको बताया था ना, पहले कौन सा आया था, याद है आपको? वीर गाथा काल, यानी कौन सा, ठीक है ना, जिसमें आया था पृथ्वीराज रासो वाला। ओके, उसके बाद कौन सा था? भक्ति काल आया था, बाद में रीति काल आया था। ओके, अगला देख लो, कह रहा है कि आवारा मसीहा, भैया किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने। जो मैंने पीडीएफ भेजा था, ठीक है ना, इसका वाला आप देखोगे ना, जिन लोगों का ऐप पर होगा, ठीक है ना, उसमें विष्णु प्रभाकर वाला भी था। ओके, अगला देख लो, मैंने देखा कि विद्यालय में चहल पहल है। इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य क्या होगा? जब भी किया जाएगा, ठीक है ना, जब भी किया जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? की के पहले वाला क्या होगा? प्रधान होगा, और बाद में क्या होगा? ओके, आश्रित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पहले वाला क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा ना, की वाले केस में क्या हो जाएगा? मैंने देखा। ओके, ठीक है ना, ये कौन सा उपवाक्य होगा? इसमें संज्ञा उपवाक्य, पता है ना, की वाले में क्या होता है? संज्ञा उपवाक्य होता है ना। आगे देख लो। ओके, ये हमने कर लिया है ना सारा, इसके भी क्वेश्चन लगा लिए हमने, ठीक है, फिर आउट। ओके, थैंक यू।